दर्शकों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं अनूपपुर ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ हम मुलाकात करने वाले हैं श्री सुनील कुमार जी से, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। सुनील कुमार जी, आपका हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो धन्यवाद। दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र के अंतर्गत यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है और आज हम जानेंगे सुनील जी से कि किस प्रकार की ये खेती है। तो सुनील जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये स्ट्रॉबेरी की जो खेती है इसके बारे में आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल। नमस्कार किसान भाइयों। जैसे कि अब हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में पिछले विगत 3 वर्षों से हम ये अपने स्ट्रॉबेरी की खेती जो है कर रहे हैं और इसमें निरंतर हमने अभी प्रयोग के तौर पे इसको ले रखा है। तो किसान भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि ये खेती जो है बहुत ही लाभ का धंधा है और इसको अगर वो अपनाते हैं तो बेशक उनकी जो आय जो है अच्छे तरीके से बढ़ेगी और इससे अच्छा खासा वो आय जो है अर्जित कर सकते हैं। इसलिए इस स्ट्रॉबेरी की खेती जो है मुख्य तौर से अगर मैं बताऊं कि पहले क्या होता था, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती थी, ठंडे इलाकों में की जाती थी, लेकिन इसके सतत वैज्ञानिक शोध के कारण इस खेती को जो है सामान्य स्थितियों में और परिस्थितियों में भी इसको आजकल किया जा रहा है और इस पर लगातार रिसर्च जो है जारी है। जी जैसा कि सुनील कुमार जी आपने बताया कि अब यहाँ पे भी इसकी खेती होना प्रारंभ हो चुकी है। समय की बात करें तो कब ये खेती का प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए? स्ट्रॉबेरी के खेती के मुख्य समय जो होता है सितंबर महीने से स्टार्ट हो जाता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के महीने तक हम इसको ट्रांसप्लांट करके मेन फील्ड में लगा सकते हैं। इसकी जो रनर्स और सकर्स जो होते हैं उससे हमें इसके प्लांट तैयार होते हैं और प्लांट तैयार करने के बाद इस प्लांट को जो है हम अपने मेन खेत में इसको ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं। जी वहीं हम सुनील जी मौसम की भी बात करेंगे तो किस प्रकार का जो मौसम है वो इस खेती के अनुकूल रहता है? मौसम में अगर मुख्य तौर से जो मौसम होता है, वैसे तो सभी तरीके के मौसम में इसको नहीं लगाया जा सकता है। जहाँ पे तापमान लगभग हल्का सा ठंडक जहाँ पे बनी रहती है, जैसे कि हमारा ये क्षेत्र जो है इसके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अमरकंटक क्षेत्र चूँकि हमेशा लगभग ठंडक बनी रहती है। जी तो सुनील जी बात हो रही थी टेम्परेचर के बारे में, आप बताए थे तो किस प्रकार का जो टेम्परेचर है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए? मुख्य तौर से स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए तापमान की बात करूं तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो इसके लिए अच्छा माना गया है और अधिकतम अगर जाता है तो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान तक को ये सहन कर सकता है और आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। जी तो सुनील जी, जैसा कि आपने तापमान के बारे में बताया, तापमान के अलावा सर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो असर करती हैं? जी, तापमान के अलावा हमें जो मुख्य तौर से कुछ चीज़ें ध्यान रखनी रहती है, जैसे कि हमने तापमान के बारे में भी आपको बताया कि न्यूनतम लगभग 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान इसमें होना चाहिए। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तो उचित ही है और अगर इससे तापमान में कभी बढ़ोतरी होती है तो हमारे यहाँ जो हमने वैरायटियाँ लगा रखी हैं, हमने विंटर स्टार करके जो वैरायटी है, इस वैरायटी का अगर हम लगाते हैं तो इस वैरायटी में तापमान का वेरिएशन जो होता है वो उसको उसके प्रति रेजिस्टेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा इस पर इफेक्ट इसके उत्पादन पे नहीं आता है। तो तापमान की बात अगर हम करें तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसके लिए न्यूनतम माना जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें मुख्य तौर से जो ध्यान देने वाली बातें हैं कि हम कोशिश करें कि जहाँ तापमान बहुत ज़्यादा अधिक हो रहा है तो वहाँ पे हम शेड नेट का यूज़ करें या फिर इसकी खेती जो होती है हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ओर भी ले जा सकते हैं। उसमें क्या होता है, तापमान हम अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं और जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम उसमें आराम से उसके तापमान को नियंत्रण करके उसका आराम से खेती जो है करी जा सकती है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश का मौसम जो है वो इस प्रकार की खेती के अनुकूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है। आइए सुनील जी से जानते हैं कि और किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। सुनील जी, और किन चीज़ों के बारे में आप हमें बताना चाहेंगे कि इस खेती के बारे में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान रखना आवश्यक है? बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी की खेती करने के लिए हम शुरुआत से ही बताना चाहेंगे किसान भाइयों को कि सबसे पहले हमें मिट्टी की कैसे तैयारी करनी है। पौध लगाने के लिए सबसे पहले हमें अपने खेत को अच्छे तरीके से 1 से 2 बार हमें कल्टीवेटर के माध्यम से अच्छे तरीके से जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद हम जो देसी खाद की बात आजकल बहुत कर रहे हैं कि देसी खादों का उपयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि देसी खाद के माध्यम से हमारे मृदा के टेक्सचर भी सुधरता है, स्ट्रक्चर भी सुधरता है और इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है यानी कि जल धारण क्षमता जो होती है उसमें भी अच्छे तरीके से सुधार आता है। इसलिए अगर हम देसी खादों का इस्तेमाल पर्याप्त मात्रा में करेंगे तो निश्चित तौर से हमारी जो स्ट्रॉबेरी की खेती है उसमें एक अभूतपूर्व हमको सफलता जो है प्राप्त होती है। तो मिट्टी के लिए सबसे पहले मिट्टी की तैयारी कैसे करें। मिट्टी की तैयारी की अगर हम बात करें तो
कल्टीवेटर के माध्यम से 1 से 2 गहरी जुताई कर लेनी है। इसके पश्चात पाटा लगा कर के हमें अपने खेत को समतल करके बराबर कर लेना है। फिर दूसरी बात आती है इसमें किस तरीके के इसके लिए बेड की आवश्यकता पड़ती है। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारा स्ट्रॉबेरी का प्लांट होता है इसके लिए हम मल्च का उपयोग करते हैं। तो मल्च का उपयोग करने से पहले हमें मिट्टी के क्या होते हैं बेड बनाने पड़ते हैं। तो एक बेड से दूसरे बेड की जो अंतर हम प्लांट में रखते हैं वो लगभग ये 3 फीट का अंतर हम एक बेड से दूसरे बेड के बीच में रखा जाता है। 3 फीट का अंतर रखते हैं और हमारा एक बेड की जो चौड़ाई होती है लगभग 2 फीट की चौड़ाई होती है और 1 फीट की ऊंची हमारा जो बेड हम इसमें बनाते हैं वो रहता है। और इसके अलावा जब हमारा बेड प्रिपरेशन हो जाता है तो इनिशियली हम सारी खाद जो होती है देसी खाद उसमें अपने मेन फील्ड में ही डाल देते हैं। इसके अलावा जो इसका बेसल डोज होता है, अगर हम इसकी फर्टिलाइज़र और मैन्योरिंग की बात करें तो 100, 60 और 40 ये इसका NPK का डोज होता है। इतने डोज के हिसाब से हम प्रति हेक्टेयर की दर से इतने डोज को हम अपने स्ट्रॉबेरी के खेत के लिए पर्याप्त माना जाता है। चूँकि हमें आजकल हमारी सरकार जो प्राथमिकता दे रही है कि प्राकृतिक खेती करना है, हमको बहुत ज़्यादा मैन्योरिंग और फर्टिलाइज़र्स के ऊपर नहीं ध्यान देना है, इसलिए कोशिश हमें यही करनी है कि जितना हो सके जैविक चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि केचुआ खाद हो गया, आपका नाडेप कंपोस्ट हो गया और दूसरी जो अन्य मैन्योर्स होती हैं उनका अधिक से अधिक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो प्लांट की रूट जो होती हैं बहुत अच्छे से डेवलप हो पाती हैं। और मिट्टी को पल्वराइज़ करने के लिए भी जो इनिशियल जुताई हम करते हैं वो हमें बहुत अनिवार्य हो जाती है मिट्टी की तैयारी करने के लिए। तो चलिए सुनील जी से और जानते हैं कि सुनील जी किस प्रकार से हमको और अच्छी पैदावार मिले जी, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? हम दर्शकों के लिए और किसान भाइयों के लिए मुख्य तौर से बताना चाहेंगे कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि मृदा की किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उसके अलावा मैन्योरिंग कैसे होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि जल प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए, तो स्ट्रॉबेरी की खेती में चूँकि जल प्रबंधन का बहुत ही अहम बिंदु है ये, क्योंकि इसकी जो रूट सिस्टम होता है ये फैलने वाला रूट सिस्टम होता है। तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन क्षेत्रों में पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, परंतु चूँकि हम इसको बेड में खेती कर रहे हैं इसलिए हमें इसमें मुख्य तौर से ये ध्यान देनी चाहिए कि अगर हम ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल इसमें करते हैं तो ये एक बहुत ही कारगर उपाय इसमें माना जाएगा इरिगेशन के क्षेत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इरिगेशन के लिए जो ड्रिप इरिगेशन जो होता है इसमें एक तो पानी की बचत भी बहुत अच्छे से होती है। लगभग इसमें हम 80% तक की पानी की बचत कर पाते हैं और जो होने वाले जो फैलने वाले जो रोग होते हैं जो पानी के माध्यम से या मृदा के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं उनको भी हम इस सिंचाई की विधि के माध्यम से आसानी से इसको रोका जा सकता है। लगभग इसमें हम बहुत स्तर तक कंट्रोल कर सकते हैं। अगर और सिंचाई की बात करें तो लगभग इसमें हमें 3 से 5 दिन में एक बार सिंचाई देने की आवश्यकता होती है। चूँकि अगर ड्रिप इरिगेशन लगा हुआ है तो हमें प्रत्येक दिन लगभग एक पौधे को 700 ml पानी से लेकर के 1.5 लीटर पानी तक पर प्लांट की आवश्यकता इसमें जो होती है अधिकतम पड़ती है। अगर इसके अलावा हम स्प्रिंकलर और फ्लड इरिगेशन की बात करें तो फ्लड इरिगेशन इसके लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि इसकी फ्रूट जो होती है वो सॉइल के टच में नहीं आना चाहिए। इसके को ध्यान में रखते हुए हमें जो है ड्रिप इरिगेशन का उपयोग करना चाहिए। दूसरी बात अगर हम इसमें आपको बताएं इरिगेशन के अलावा, इसके लिए मल्च तकनीक बहुत ही अहम और कारगर सिद्ध होती है, क्योंकि इसके प्लांट जो होते हैं हाईली पेरिशेबल होते हैं और बहुत ही मृदा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो अगर हमें फ्रूट की क्वालिटी मेंटेन करनी है और उसको बहुत अच्छा रखना है तो क्या इसकी जो मल्च होती है, चाहे तो हम मल्च को किसी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हम पॉलीथीन मल्च का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि किसान भाई यहाँ देख पा रहे होंगे हमने पॉलीथीन मल्च का इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से हम ऑर्गेनिक मल्च के तौर पे अगर हमारे पास, चूँकि इसका नाम ही है स्ट्रॉबेरी, तो जो धान का पुआल होता है उसके जो स्ट्रॉ होते हैं उसके ऊपर इसकी खेती बड़े आसानी से की जा सकती है। बेड जो हमारा चूँकि 1 फीट ऊंचा बेड बना हुआ है और 2 फीट चौड़ा है, इस बेड पे अगर हम पूरी तरीके से धान के मल्च उस पुआल को पूरी तरीके से कवर कर दें तो वो ऑर्गेनिक मल्च का काम भी करेगी और उसमें पौधों को अच्छी से ठंडक भी प्राप्त होगी। क्योंकि पॉलीथीन मल्च जो होती है वो गर्म बहुत होती है, गर्म होने से कई बार क्या होता है जो हमारा फ्रूट होता है वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में आने से थोड़ा सा झुलसा सा हो जाता है। लेकिन अगर इसकी जगह हम धान के पुआल का इस्तेमाल करेंगे
चूँकि ये प्रयोग जो है हम पिछले वर्ष किए थे, हमको रिजल्ट अच्छा मिला है, लेकिन इस बार हमने चूँकि पॉलीथीन मल्च में करके देखना था, इसलिए इस साल हमने जो है अब हम क्या करेंगे, आगे चल के दोनों रिजल्टों को कंपेयर करेंगे और दोनों रिजल्टों में जो सबसे अच्छा होगा उसको हम आगे प्रचार और प्रसार में लेकर के जाएंगे। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दोस्तों, ब्रेक के बाद कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आइए जानते हैं स्ट्रॉबेरी खेती के बारे में और अधिक जानकारी सुनील जी से। जी सुनील जी, जैसा कि आपने बताया कि ये सीधे ज़मीन के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, मल्च का आपने प्रयोग किया गया। और कौन कौन सी जो समस्या हैं, जो बीमारियां हैं, यदि हम उनकी बात करें तो और कौन कौन से रोग इनको लग सकते हैं? जी, चूँकि ये ठंडे क्षेत्र की फसल है और ठंडे क्षेत्र होने के कारण बहुत ज़्यादा जो कीट होते हैं इनका यहाँ पे प्रभाव नहीं हो पाता है। इनिशियल स्टेज में ग्रॉस हॉपर वगैरह इसमें अटैक करते हैं, लेकिन चूँकि ठंडा अच्छी रहती है, इस वजह से कीट जो होते हैं मोस्टली हाइबरनेशन में रहते हैं, उस समय पे ज़्यादा फसल पे अटैक नहीं कर पाते हैं। और बहुत ज़्यादा जो मैंने अपने प्रयोग में पाया है, अभी 3 सालों में लगभग मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, उसमें मैंने जो पाया है कि कीटों का अटैक बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन मुख्य तौर से जब बरसात का समय होता है, जब हम प्लांट को मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार करते हैं, तीसरा प्लांट तैयार करते हैं, उस समय पर थोड़ी सी समस्या, अगर जल भराव होता है, हमारे खेत में जल भराव हो जाने के कारण जो स्नेल्स होती हैं, है ना, जो घोंघी जिसको हम बोलते हैं, उसका थोड़ा सा प्रकोप इसके जड़ के स्तर पर पाया जाता है। वो भी तभी जब हमारे खेत में जल भराव की स्थिति बनती है। तो हम किसान भाइयों को यही सजेस्ट करेंगे कि अपने खेत का जो ढलान है वो इस तरीके से रखें कि जब आप प्लांट को मल्टीप्लाई करने का समय रहता है, बरसात का समय होता है एक्चुअली, उसी समय इसका प्लांट जो होता है फुटान छोड़ता है और एक पौधे से हमें बहुत सारे पौधे प्राप्त होते हैं। ये किसान के स्तर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसान चाहे तो डायरेक्ट पौधे भी खरीद के लगा सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन चूँकि बार बार पौधों को लेना और उसको खरीदना किसानों को एक प्रकार से आर्थिक चीज़ों की बढ़ोतरी हो जाती है, हमारी फसल में जो होता है उसकी लागत में बढ़ोतरी करता है। तो उसको कम करने के लिए मैंने ये जो प्रयोग किया है लगभग 3 सालों में, वो यही पाया है कि हम स्वयं उसके प्लांट को तैयार कर सकते हैं और अपनी जो लगने वाली लागत है उसको कम कर सकते हैं। तो जो मैंने बताया कि कीटों के बारे में, कि बहुत ज़्यादा कीटों का इसमें अटैक होता नहीं है और जो इनिशियल हमारे जो कीट लगते हैं उसको हम बड़े आसानी से जैविक कीटनाशकों के माध्यम से, जैसे नीम का तेल हो गया, इसका स्प्रे वगैरह हम जो है हफ्ता या 15 दिन में एक बार स्प्रे करने से इसके कीटों का आसानी से जो है कंट्रोल किया जा सकता है। जी, जैसा कि आपने बताया कि पौधों को तैयार भी किया जा सकता है, तो पौधों के तैयार करने से लेकर यदि हमारे कृषक भाई चाहें कि इनका बीज भी उनको उपलब्ध हो जाए, तो सुनील जी इसके बारे में आप क्या बताएंगे, कहाँ से उनको ये बीज उपलब्ध हो सकते हैं? तो चूँकि आपने अभी आपको बताया कि इसकी खेती के लिए किसी प्रकार के कीट प्रबंधन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती नहीं है, तो आगे हम जो बात करेंगे कि किसान भाइयों को इसके पौधे कैसे उपलब्ध हों। चूँकि हमने भी अभी इसकी खेती जो है शुरुआती लगभग 3 वर्षों से हम इसको कर रहे हैं, तो मैं किसान भाइयों को सजेशन दूंगा कि इसकी खेती को वो अपने एक छोटे स्तर से शुरुआत करें। जैसे मान लीजिए अगर 1 एकड़ किसान है, छोटा किसान है, तो वो लगभग 10 डिसमिल 20 डिसमिल की ज़मीन से इसका प्रायोगिक स्तर पे इसका शुरुआत कर सकता है
और शुरुआत के तौर पर जो बात आपने अभी कही कि किसान भाई इसको कैसे प्लांट उपलब्ध होंगे, इनको कहाँ से और किस तरीके से लगाएंगे और इसका प्रशिक्षण वगैरह कहाँ से प्राप्त करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र चूँकि हमारे मध्य प्रदेश में लगभग सभी ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित हैं, तो जिलेवार कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करके किसान भाई इसके पौधे बड़े आसानी से प्राप्त कर सकता है। और इसकी जो कॉस्टिंग आती है, लगभग एक प्लांट 7 रुपये से लेकर के 15 रुपये तक का प्लांट जो होता है पड़ता है। चूँकि मुख्य समस्या इसकी ये होती है कि ट्रांसपोर्ट में पौधे ले जाने की रहती है, तो इनिशियल में किसान भाई को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो कुछ पौधे अपने स्तर पर तैयार कर लें, लगभग 100-200 पौधों से तैयार करें और फिर इन पौधों को मल्टीप्लाई करके वो स्वयं के पौधे तैयार करें और फिर उसको बड़े स्तर पर किसानी खेती के व्यावसायिक खेती की ओर ध्यान दें इस चीज़ों पे। और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क रखेंगे तो उनको विभिन्न प्रकार के जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं हमारे कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, उसमें जुड़ करके किसान भाई इसकी खेती को और तकनीकी तौर से साउंड हो करके आसानी से इसकी खेती जो है कर पाएंगे और उचित लाभ कमा पाएंगे। जी, वहीं यदि हम बात करें लागत की, तो हमने बात करी, वहीं बात करें यदि हम उत्पादन की, तो उत्पादन के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ये सलाह दूंगा कि जैसे हमारा स्ट्रॉबेरी के पौधे, अगर हम एक पौधे की बात करें तो जो इसकी कॉस्टिंग आ रही है, लगभग एवरेज कॉस्ट हम मान के चलते हैं 7 रुपये से 15 रुपये। तो इस कॉस्टिंग के हिसाब से एक पौधे की जो उत्पादन है हमारा, एक पौधा जो हमारा प्रति पौधा उत्पादन प्राप्त हो पाता है, वो 700 ग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम तक फल आसानी से प्राप्त हमें एक पौधे से हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि पौधे का कैसा फैलाव है, कितना वो फैला हुआ है, कितना अच्छा वो उसका ग्रोथ है, इस सब चीज़ों पे हमारा जो पौधे की उत्पादन है वो निर्भर करता है। इसके अलावा प्रॉपर उसकी वाटरिंग यानी कि पानी का प्रबंधन और खाद एवं उर्वरकों का प्रबंधन अगर हम अच्छे से करते हैं तो लगभग हम 2 किलो तक प्रति पौधे से इसकी आय जो है प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी अगर हम 2 किलो की बात करें तो लगभग ये मार्केट की जो प्राइस की बात करें तो इसकी मार्केट की प्राइस 300 से लेकर के 400 रुपये किलो प्रति किलोग्राम तक की हमें मार्केट में आसानी से इसकी प्राइस मिल जाती है। और किसान भाइयों को अगर मार्केट की दिक्कत आ रही है तो चूँकि ये इतना अट्रैक्टिव फल है, इतना किसान भाइयों को और हमारे जो कस्टमर होते हैं जो उसको आकर्षित करने वाला फल है कि देखते सही किसान इसकी ओर तुरंत सोचता है कि यार ये क्या चीज़ है, हमें इसको ज़रूर एक बार इस्तेमाल करना चाहिए। तो फल जो हमारे थोक व्यापारी फलों के हैं उनके पास हम आसानी से इनको इकट्ठे थोक के तौर पर दे देते हैं और वो आसानी से इसको मंडी तक पहुंचा करके और डायरेक्ट मंडी में भी हम इन फलों को ले जा करके बेच सकते हैं। जी जी। तो अच्छा, सुनील जी, इसके अलावा और भी दूसरे फलों की बात करें, जैसे कि सेब है, कीवी है, तो ये भी पहाड़ी क्षेत्रों में लगने वाले हैं, तो क्या इनके प्रयोग भी अब आप लोग करने वाले हैं या कर रहे हैं? क्या सोचा है इसके बारे में? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, चूँकि हम कृषि वैज्ञानिक हैं और हमारा ये हमेशा ये चीज़ें रहा है कि हमेशा किसी भी चीज़ का एक बार प्रयोग करके अवश्य देखें। तो चूँकि हमारा ये जो क्षेत्र है ये ठंडी क्षेत्रों में माना जाता है और स्पेशली पुष्पराजगढ़ विकासखंड जो पूरे अनूपपुर ज़िले में लगभग अमरकंटक जो क्षेत्र पड़ता है, इस क्षेत्र में ठंडक काफ़ी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ठंड जो हमारे टेम्परेट फ्रूट होते हैं, जैसे कि आपने एप्पल की बात करी, और हमारे यहाँ पहले से भी उद्यानिकी विभाग जो है उसके माध्यम से हम लोग इस पर अभी प्रयास कर रहे हैं और बहुत सारे किसानों को ये चीज़ें हम अभी सजेस्ट कर रहे हैं कि वो नाशपाती की खेती के लिए अग्रसर हों और इस पर अच्छे से ग्रोथ, चूँकि नाशपाती की यहाँ जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी होती है। नाशपाती का मुख्य तौर से जो बताया जाता है कि इसके लिए जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन में चला जाता है, माइनस में चला जाता है, तो उसमें क्या होता है, प्लांट में एक सुषुप्त अवस्था आती है। उसके बाद फिर जो प्लांट, जैसे ही हमारा तापमान फिर से इंक्रीज़ होता है तो प्लांट में नया फुटान आता है और फुटान आने से फिर से नए पत्तियां वगैरह निकलती हैं और फिर तुरंत जो है फ्लावरिंग स्टेज उसकी जो आती है इनिशियली स्टार्ट हो जाती है। जी बिल्कुल, तो आप ये कहना चाहेंगे कि नियमित रूप से प्रयोग करते रहना चाहिए? जी हाँ, किसान भाइयों को मेरा ये बिल्कुल हमेशा रहेगा कि प्रयोग नियमित करते रहें और हमारे इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अनूपपुर ज़िले के अलावा भी हमारे पूरे मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को मैं यही आह्वान करता हूँ कि वो नियत सतत प्रयास करें और नई नई चीज़ों का इनोवेशन करते रहें और कृषि विज्ञान केंद्र हो चाहे कोई भी वो संस्था जिससे हमें किसान भाइयों को फ़ायदा हो, उनसे हमेशा जुड़े रहना चाहिए और नई नई तकनीकों को सीखने के लिए हमेशा एक अपने अंदर एक उत्सुकता रखनी चाहिए और इसकी जानकारियां हमेशा प्राप्त करती रहनी चाहिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि नई तकनीकों को बिल्कुल कृषक भाइयों को जानकारी उसकी लेते रहनी चाहिए। नई तकनीकों के विषय में यदि हम बात करें तो आजकल ई प्लेटफॉर्म भी आ गया है।
सुनील जी, ई प्लेटफॉर्म के बारे में आप क्या कहेंगे और कितना कारगर है? आजकल तो मंडियों के रेट्स भी सर उस पे मिल जाते हैं, जी, क्या जी। कहेंगे सर इस बारे में? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ई प्लेटफॉर्म जो होता है हमारे वैश्विक स्तर पे काम कर रहा है कि हमारी जो आज की तकनीक की अगर हम बात करें, देखिए हमारी एक तकनीक जो होती है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी ई प्लेटफॉर्म का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें हम व्हाट्सअप ग्रुप हो गया, संदेश सेवा हो गया, इसके माध्यम से हम पूरे ज़िले के किसानों को लगभग हमारे जो किसान हैं यहाँ के, हम सभी किसानों तक संदेश जो है, संदेश सेवा हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा चलाई जाती है। इसके अलावा ICR के द्वारा अभी अब हमारे एक किसान सारथी करके जो एक नए ऐप निकले हुए हैं, इस किसान सारथी ऐप के माध्यम से भी किसान जो है बहुत सारे चीज़ों को अपने मोबाइल के माध्यम से ही अपनी नई नई तकनीकियों को वो ई प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीख सकते हैं और उससे जान सकते हैं। और अगर उनको कहीं भी टेक्निकली इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आसानी से ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, चूँकि बहुत सारे इसमें वीडियोज़ होते हैं, ऑडियोज़ होते हैं, बहुत सारी फसलों की खेती के बारे में पूरी डिटेल से जानकारी होती है, तो ई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल जो है बहुत अच्छा हो रहा है। और इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किसान भाइयों को निरंतर अपने खेती के लाभ को बनाए रखने के लिए हमेशा करना चाहिए। जी बिल्कुल, नई तकनीकों का इस्तेमाल हमारे किसान भाइयों को बिल्कुल निरंतर करना चाहिए, जैसा कि सुनील जी ने बताया। सुनील जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे दर्शकों को, किसान भाइयों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में वक्त हो चला है खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। कृषि अनुसंधान का लाभ छोटे किसानों तक पहुँचे। मध्य प्रदेश गुजरात के दुग्ध संघ संयुक्त रोड मैप बनाएं। भारत संकल्प यात्रा से पात्र परिवारों को लाभान्वित करें। मिर्च को रोग मुक्त रखें। प्रशिक्षण के बाद लगाएं अंगूर। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि व जनजाति कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद की विभिन्न सुविधाओं तथा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि प्रक्षेत्र का अवलोकन किया। इस दौरान श्री मुंडा ने कृषि एवं बागवानी की आधुनिक पद्धतियों की बारीकी से जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों से कहा कि यहाँ हो रहे अनुसंधान कार्यों का लाभ देश के छोटे व मझोले किसानों तक पहुँचना सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि इनके माध्यम से वे लाभान्वित होकर आमदनी बढ़ा सकें एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सके। केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा के पूसा पहुंचने पर ICAR के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक सहित अन्य अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों ने आगवानी की। सबसे पहले श्री मुंडा ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिषद की विभिन्न सुविधाओं जैसे कि ऑडिटोरियम, प्रदर्शनी हॉल तथा विभिन्न सभा कक्षों का दौरा किया तथा उनके उपयोग के बारे में जानकारी ली। श्री मुंडा ने पूसा संस्थान में स्थापित समन्वित कृषि प्रणाली की 1 एवं 2.5 एकड़ की 2 यूनिट का भी अवलोकन किया, जहां पर मशरूम, संरक्षित खेती, मुर्गी एवं बतख पालन आदि के साथ ही बागवानी एवं फसलों के उत्पादन की जानकारी भी ली। मध्य प्रदेश गुजरात के दुग्ध महासंघ संयुक्त रोड मैप बनाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के दूध उत्पादकों से दूध की खरीद सुनिश्चित करने एवं डेयरी किसानों को दूध की सही कीमत दिलाने में मदद करने के लिए सांची और अमूल की संयुक्त बैठक ली। अहमदाबाद में हुई बैठक में विभिन्न संभावनाओं पर विचार किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने दुग्ध उत्पादकों के हितों और सहकारिता प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए दुग्ध संकलन, गुणवत्ता नियंत्रण, प्रसंस्करण, विपणन, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, मानव संसाधन, डेयरी किसानों पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में मध्य प्रदेश एवं गुजरात के सहकारी दुग्ध महासंघों और दुग्ध संघों की संयुक्त सहभागिता का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। मिर्च को रोग मुक्त रखें। मिर्च को नर्सरी डालने का उपयुक्त समय चल रहा है। बीज उपचार कर नर्सरी डालने पर रोग मुक्त फसल तथा अच्छा उत्पादन मिलता है। कई बार मिर्च फलों में काले भूरे धब्बे दिखाई देते हैं या कई बार फल झड़ने लगते हैं। इस कारण सिरों की कलियां मुरझाकर गिर जाती हैं। पौधों की बढ़वार पर भी विपरीत असर होता है। यह शीट से नीचे की ओर बढ़ती हैं। पत्तियां, फलों, कलिकाओं सभी पर असर होता है। फलों पर काले धब्बे बनते हैं तथा सड़न पैदा करते हैं। नियंत्रण के लिए नर्सरी लगाने के पूर्व बीज का उपचार 2 ग्राम थायरम प्रति किलो का आवश्यक रूप से
करें। पुरानी फसल के अवशेष जलाकर नष्ट करें। खड़ी फसल में ब्लाइटॉक्स या कोई भी ताम्रयुक्त फफूंदनाशी 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतर से करना चाहिए। प्रशिक्षण के बाद लगाएं अंगूर। अंगूर की खेती करने वाले किसानों की संख्या मध्य प्रदेश में निरंतर बढ़ रही है। जहां तक सफलता का सवाल है तो अंगूर उत्पादन का सही फायदा उन्हीं किसानों को मिलता है जो पहले प्रशिक्षण लेते हैं और अनुभवी किसानों से अनुभव बांटते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि अंगूर लगाने की इच्छा रखने वाले किसान भाई पहले प्रशिक्षण जरूर लें। अंगूर लगाने का यह उपयुक्त समय चल रहा है। पूसा सीडलेस तथा ब्यूटी सीडलेस अंगूर की अच्छी किस्में हैं। इसे लगाने के लिए 75 गुणा 75 सेंटीमीटर चौड़े तथा गहरे गड्ढे तैयार करा लें। प्रत्येक गड्ढों में गोबर खाद डालें तथा 1 किलो सिंगल सुपरफास्फेट 500 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश भी डालें। गड्ढे 2 गुना 2 मीटर दूरी पर बनाएं। बेल चढ़ाने के लिए तारों का पंडाल बनाना पड़ता है। बेलों की कटाई एक विशेष अवस्था में करने से अच्छे फल आते हैं। अब मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती का रकबा निरंतर बढ़ रहा है। कई जिलों में अंगूर की खेती की जा रही है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।